नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए जो है एक और नई जॉब आ चुकी है जो कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस बार जो है एक और बम्पर धमाल करते हुए, एक बड़ा धमाल करते हुए आप सभी के लिए जॉब निकाली है जूनियर इंजीनियर के लिए। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी पीपल या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस होने वाला है इस जॉब से रिलेटेड। आपको बता देता हूं, ये जो जॉब है वो जूनियर इंजीनियर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जूनियर इंजीनियर की ये जॉब रहेगी। जूनियर इंजीनियर में आप इस बात का समझिए कि आपको इसमें जो है एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसा कि हमारी कोई सी भी जॉब होती है तो उसके लिए हमें एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी होती है। मतलब कि अगर उसमें बोला गया है कि उम्र सीमा रखी गई है 20 से 30, तो हमें उस उम्र के बीच होना जरूरी है। अगर हमसे ऐसा बोला गया है कि हमारे से इस जॉब के लिए जो है हमारे से ये डिग्री चाहिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, चाहे वो 10वीं का हो, 12वीं का हो या फिर कॉलेज का हो, तो वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर नेशनैलिटी में आपको बता देता हूँ, अगर कोई कैंडिडेट इंडिया से अप्लाई करना चाहे कर सकता है बिल्कुल। आप चाहे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आपके जो दूसरे राज्य हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ और मणिपुर जैसे राज्य की बात करूं मैं, अगर आप ऐसे राज्य से देख रहे हैं इस वीडियो को, या फिर आप पूरे भारत से कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मेन बात बताना यही है कि ये जॉब आप सभी के लिए है पूरे इंडिया में। दिस जॉब इज एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडियंस। मतलब आप इस बात को समझिए कि इसमें जो है ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य के लिए जॉब रहेगी। ये जॉब पूरे भारत भर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर आप कहीं से भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाला है। मैं इसमें अगर आपको बताऊं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उनकी तरफ से देख सकते हैं। ये जो है कल का नोटिस है, इसके अंदर पूरा नोटिफिकेशन आपका दे दिया गया है। सबसे नया अपडेट यही है आपके लिए। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके आके भी इस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप अगर चाहें तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, फॉर्म का लिंक और बाकी हर एक चीज़। देखिए ये नोटिफिकेशन है जिसको डिस्कस किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर ये देखिए रजिस्ट्रेशन का लिंक है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी में कोई भी जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एसएससी कोई, देखिए एसएससी कमीशन है, मतलब क्या है, स्टाफ सिलेक्शन, जो भी स्टाफ लिए जाते हैं, चाहे वो बीएसएफ के हो, आईटीबीपी के हो, यानी कि आपका तिब्बतन बॉर्डर के हो, या फिर आपका दूसरा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हो, सीआरपीएफ के हो, दिल्ली पुलिस के अंदर हो, या फिर कोई और डिपार्टमेंट हो जो कि फोर्सेस, सिविल जैसी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। ऐसी चीज़ों में चाहे वो इंजीनियर की पोस्ट हो, पुलिस की पोस्ट हो, या फिर एक फोर्स की आर्मी जैसे पोस्ट हो, जो कि स्टाफ सिलेक्शन पूरे भारत भर में अगर इनके लिए जॉब आती है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही इसमें जॉब दी जाती है। तो ये बात आपके लिए समझना जरूरी है। हाँ, लेकिन आप अगर देखेंगे जैसे बीएसएफ की जॉब है, तो बीएसएफ की जॉब में क्या होगा, बीएसएफ के वेबसाइट पे भी मिलेगी वो, और एसएससी के वेबसाइट पे भी मिलेगी। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे तो एसएससी के पास हर उन जगहों की जॉब के नोटिफिकेशन एसएससी के पास ही आते हैं, एसएससी की तरफ से ही उनको रिलीज किया जाता है। तो आप देख लीजिए एसएससी में आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये पूरा जो है आपका फॉर्मेट रहेगा रजिस्ट्रेशन का। आप जो है वीडियो देख सकते हैं उसका, अगर आप देखेंगे, आप अगर टाइप करेंगे, आपको जो है चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, आपको जो है एसएससी फेज 11 फॉर्म फिलअप है, उसको आप वीडियो को देख के समझ सकते हैं रजिस्ट्रेशन का। क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक ही बार कर सकते हैं, तो आपको उस वीडियो में क्लियर कर दिया गया है। अलग अलग बार आपको भी नहीं करना, आपको भी एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, इस जॉब के लिए अप्लाई करना हो, चाहे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना हो जो कि एसएससी की तरफ से आया है। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये आपका मेन वेबसाइट है। ये पूरा नोटिफिकेशन में आपको बता देता हूँ, जूनियर इंजीनियर को लिया जा रहा है, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हो, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। तो इनका एग्ज़ाम जो है 2023 यानी इस साल जो लिया जा रहा है, आप देख सकते हैं 2023 में, यानी कि इस साल एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों फील्ड से रिलेटेड जितने भी इंजीनियर्स होंगे, जितने भी इसके क्वालिफिकेशन वाइज होंगे, तो उनके लिए जॉब रहेगी। आपको बता देता हूँ, अगर आप 16 अगस्त तक इसका फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। 16 अगस्त
के बाद इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ये आपको बता दिया है। साथ ही यहाँ पे बता देता हूँ कि आप 16 अगस्त में 12 बजे से 1 घंटा पहले यानी 11 बजे तक जो है इसमें आप रिसिप्ट ले पाएंगे, यानी कि फॉर्म जो है उसके रिसिप्ट जो है आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 17-18 तारीख को फॉर्म में करेक्शन किया जाएगा, अगर कोई गलती हो जाती है अभी तो उसके बाद नहीं किया जाएगा, और आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पर लिया जाएगा कंप्यूटर पे। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पे कोई OMR शीट बेस्ड एग्जाम नहीं है, कंप्यूटर मॉडल बेस्ड एग्जाम है, यानी कि आपका कंप्यूटर, आपको एक सिस्टम दिया जाएगा, एग्जाम सेंटर अलॉट किए जाएंगे और फिर आप अपने एडमिट कार्ड को देखकर वहाँ पर एग्जाम जाकर देंगे। और उसमें आप देख सकते हैं कि अक्टूबर रखा गया है, आप देख सकते हैं अगस्त में फॉर्म भर दिया जाएगा और 1 महीने का समय देकर आपको अक्टूबर में जो है ये एग्जाम लिया जाएगा। गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड, देखिए गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन्स कैंडिडेट आर एनकरेज टू अप्लाई। देखिए ये चीज़ हर बार होती है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स में आप देखेंगे ज़्यादातर में ऐसा ही होता है कि ये चीज़ बोली जाती है कि भाई फीमेल्स कैंडिडेट्स या फिर जो कि वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करें, तो इसलिए उनके लिए भी वैकेंसी होती है। Staff Selection Commission will hold an open competitive examination for recruitment to the post जूनियर इंजीनियर, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लिया जा रहा है। आप देखिए SSC तो कमीशन है, SSC के अंदर आप बताएंगे जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर जॉब होती है। इस बात को समझिए, SSC कोई ऑफिस नहीं है जहां पर आपको जॉब दी जा रही है। SSC की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दी जा रही है, ऑफिस में जॉब दी जा रही है जो कि ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के हैं। द पोस्ट आर ऑफ ग्रुप बी नॉन गैजेटेड, आप देखेंगे यहाँ पर तो ये पोस्ट जो है ग्रुप बी की है, लेकिन गैजेटेड पोस्ट नहीं है, यानी कि स्टैंप या साइन आपके नहीं चलने वाले हैं, आपके उसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जैसे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, ऐसे काम करने वाले होते हैं जिनके साइन स्टैंप्स को लिया जाता है तो उनको गैजेटेड बोला जाता है। तो यहाँ पे ग्रुप बी का पोस्ट रहेगा नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल इन लेवल 6, ये आप देख सकते हैं, और नॉन मिनिस्ट्रियल है और लेवल 6 के रहेंगे। लेवल 6 का रहेगा इसमें, मतलब आप देख सकते हैं 35,400 रुपये से लेकर जो है इसमें 1,12,400 के बीच में जो है आपकी सैलरी होगी। आप मिनिमम अगर देखेंगे तो फर्स्ट शुरू में आपकी ये रहेगी 35,400 या फिर 40,000 के लगभग हो सकती है, और फिर धीरे धीरे करके जो है वो 1,12,000 के बीच में हो सकती है। ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ लेवल 7 सेंट्रल पे कमीशन, देखिए CPC यहाँ पे आपको बता देता हूँ 7th CPC के तहत जो है ये आपका लेवल 6 है, जिसको यहाँ पे बता दिया गया। आपको CPC अगर नहीं जानना या जानना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मेनली आपका जानना जरूरी है कि कितने जो है यहाँ पे सैलरी होगी। डिटेल्ड पोस्ट की बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट रहेगी, किस डिपार्टमेंट में, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ज़रूरत है और किस पोस्ट के लिए ज़रूरत है वो आप जान लीजिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपकी जो कम से कम चाहिए ही चाहिए ऐसा क्वालिफिकेशन कौन सा है। 16 अगस्त से लेकर आप देख सकते हैं 16 अगस्त तक का जो है आपकी पढ़ाई देखी जा रही है, और एज लिमिट 1 अगस्त की देखी जा रही है। यहाँ पे आप फर्क समझिएगा, हम कभी बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे को जो फॉर्म में डेट दी जाती है और कहा जाता है उस लिमिट से हम अपनी एज देख रहे हैं, क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, तो हम एक ही डेट को जो है फिक्स मान लेते हैं कि इसी डेट से सब कुछ देखा जाएगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर आपका पढ़ाई जो है वो 16 अगस्त यानी जब फॉर्म बंद होंगे तब तक देखा जा रहा है, और एज लिमिट जो है आपकी आयु सीमा जो रहेगी वो 1 अगस्त की देखी जा रही है। आप सबसे पहले समझिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO आप समझते होंगे, आप नाम से भी समझ रहे हैं कि ऐसे एरिया जहाँ पर रोड बने हुए हैं और वो रोड जो है वो बॉर्डर के एरिया में आ रहे हैं, तो ऐसे को संभालना। जैसे कि आप देखेंगे स्टेट के बॉर्डर होते हैं, कंट्री के बॉर्डर होते हैं, इंडिया से दूसरे कंट्री के लगे हुए बॉर्डर हैं, वहाँ पे जो रोड होंगे, या फिर आप समझिए कि स्टेट के वहाँ जो बॉर्डर होंगे वहाँ जो रोड होंगे, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहेंगे। JE शॉर्ट में लिखा गया है, आप समझिएगा बार बार, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जूनियर इंजीनियर रहेगा। JEC इसमें देख सकते हैं, C मतलब सिविल है, यहाँ पर EM मतलब जो रहेगा आपका वो EM का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था, दोबारा एक बार बता देता हूं, यहाँ पर दिया हुआ है EM का मतलब, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ईएम का मतलब ये रहेगा, आप अगर बीआरओ के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियर में किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। अभी कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास मान लीजिए डिग्री नहीं है, तो उस कैंडिडेट को ऐसा होना चाहिए कि उसके पास डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का, किसी भी इंस्टीट्यूट बोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेबल होगा वहाँ पर वो। साथ में यहाँ पे 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क, मतलब आपने सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वर्क करा हुआ हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो ये, और 3 साल का डिप्लोमा, यानी ये पूरा 5 साल का हो जाएगा। तो आप इस बात को समझिए, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अगर आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी वहाँ चाहिए होगा, इसमें मैक्सिमम 30 साल एक्सेप्ट रहेगी। साथ ही आप देखेंगे तो इसमें दूसरा जो रहेगा, दूसरा ईएम वाला जो पोस्ट रहेगा जेई के लिए, उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल में डिग्री, मैकेनिकल में कर रहे हैं तो मैकेनिकल में। तो ये आपको बता दिया गया है, अगर डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा एक्सेप्ट होगा। तो ये आप समझ लीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे फील्ड है आपकी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 साल मैक्सिमम एक्सेप्ट हो जाएगी। दूसरा आप देखेंगे यहाँ दोनों में ही 32 साल एक्सेप्ट होगी मैक्सिमम। तो यहाँ पे 2 साल आपको अच्छी खासी जो है फ़ायदा मिल जाएगा, हर किसी को मिल जाएगा ये 2 साल का। 32 साल यहाँ पे ले ली जाएगी सी और ई की, यानी इलेक्ट्रिकल और सिविल में। नेक्स्ट यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सिविल और मैकेनिकल के लिए लिया जा रहा है, इसमें 30 साल रखी गई है। तो आप देख सकते हैं अपने डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन, ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लिए रहेगी। साथ में आप देखेंगे फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट जो है उसमें आपको लिया जा रहा है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में लिया जा रहा है, MES जिसे आप बोलते हैं, उसमें आपको लिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एज सबकी अलग अलग लिखी है, क्वालिफिकेशन सबकी अलग अलग लिखी है। टोटल 8 डिपार्टमेंट। NTRO में भी लिया जा रहा है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एब्रीविएशन, मतलब वो ये देखिए मैंने आपको बोला भी था, C मतलब सिविल रहेगा, M मतलब मैकेनिकल, वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ूंगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पॉइंट दिखते हैं बीच में, उसको आप देख लेना एक बार नोटिफिकेशन में। वैकेंसी टेंटेटिव, मतलब वैकेंसी जो है, यानी कि आपको यहाँ पे बता दूं टोटल वैकेंसी जो है वो 1324 है। 1324 को बदला जा सकता है, आप ऐसा मत समझना कि 1324 जो रहेंगी वो फाइनल है। 1324 वैकेंसी टोटल रहेंगी ये, और ये फिक्स्ड नहीं है। इनको 1300 या फिर 1200 के करीब भी ले जाया जा सकता है, इसको 1500, 1400 या फिर उससे ज़्यादा भी ले जाया जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो BRO के अंदर आपको बता देता हूँ, जो आपका सिविल वाला पोस्ट था उसमें आप देख सकते हैं, अगर आप शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति हैं तो आप 65, आपके लिए 65 लोगों को लिया जा रहा है। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं, मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, इंग्लिश में तो फिर भी आप देख सकते हैं, हिंदी में आपका समझना जो यहाँ पर ज़रूरी है वो आपको, क्योंकि इंग्लिश में तो पूरा नोटिफिकेशन है। ST मतलब हो जाता है शेड्यूल ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जनजाति। तो इसमें आप देख सकते हैं 32 वैकेंसी रहेंगे। और आप देख सकते हैं 116 OBC को लिया जा रहा है, अदर बैकवर्ड कास्ट को यानी पिछड़ा वर्ग, और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो है 43 जो है वैकेंसी रखी गई है। अगर आप ओपन कैटेगरी से देखेंगे तो 175 रहेंगे। तो BRO में अच्छा ऑप्शन है, अगर आप किसी रिजर्वेशन से भी नहीं है तो 175 लोगों को लिया जा रहा है। टोटल यहाँ पे 431 लोगों को लिया जाएगा। अब इस बात को समझिए, BRO के अंदर कोई फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि BRO में सिर्फ मेल कैंडिडेट को लिया जा रहा है, फॉर ओनली मेल कैंडिडेट। सेम इसी तरीके से BRO में आप देखेंगे तो E&M के लिए भी, जो E&M आप समझ जाना, मैं बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। EM मतलब आप समझ रहे होंगे। तो इसमें EM में जो आपका लिखा है टोटल आप देख सकते हैं, तो टोटल 55 लोगों को लिया जा रहा है, 55 लोगों को लिया जा रहा है। अब जो आपका CPWD है, CPWD के अंदर 421 लोगों को लिया जाएगा। जहां पर आप देखेंगे ना, जहां पर कहीं बोला नहीं है मेल कैंडिडेट, तो वहां पर फीमेल मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और इस तरीके से आपका रहेगा CPWD, आप देख सकते हैं यहाँ पे 124 यहाँ पे बताया गया है। एक बार सिविल का अलग बताया, इलेक्ट्रिकल का अलग बताया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो टोटल इस तरीके से यहाँ पे आप नीचे करके सारा कुछ देखेंगे तो टोटल यहाँ पे पता लगेगा 1324 वैकेंसी है। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है, तो ये एक है 431। BRO के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है
अगर आप चाहें तो बीआरओ में ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि बीआरओ अगर आप बीआरओ डिपार्टमेंट में ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीआरओ डिपार्टमेंट में जो है आपके लिए 431 जो है पोस्ट निकाली गई हैं। रिजर्वेशन की भी बात कर लेते हैं। कोई कैंडिडेट बोलता है कि भाई मेरे को जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए एज के हिसाब से, क्योंकि मैं रिजर्वेशन कैटेगरी से हूँ, तो उनके लिए क्या बात होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि जो डिसेबल कैंडिडेट है, किसी ना किसी डिसेबिलिटी को फेस करते हैं या डिसेबिलिटी है उनको, तो ऐसे में जो है आप अगर जूनियर इंजीनियर सिविल में अप्लाई करेंगे तो आपको बोला गया SSTWBN LKC ये सब होगा। ये सब आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको ये सब तो इतना तो आपका एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इतनी डिसेबिलिटीज जो है ये सब आपकी डिसेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी है, ये सब होनी चाहिए। और उसमें आपको बोला है सुटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप इन डिसेबिलिटी में आते हैं, जैसे कि आप डीफ में आते हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग, आपको सुनने में दिक्कत होती है, ऐसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप पक्का जो है आपको जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए ले लिया जाएगा आपके डिसेबिलिटी के साथ भी, लेकिन आपको ये सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। SST ये सब है क्या? सिटिंग, आपको बैठना आना चाहिए, खड़े होना आना चाहिए, वॉकिंग आनी चाहिए, बेंडिंग आनी चाहिए, लिफ्टिंग आनी चाहिए, और नीइंग, क्रंचिंग और मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, और ये RW रीडिंग राइटिंग ये सब आना चाहिए। अगर लिखा है यहाँ पर तो आपको ये आना चाहिए, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, द सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट फॉर PWD इंडिकेटेड इन द टेबल सब्जेक्ट टू टेंट ऑफिस। चलिए वो तो हमें समझ आ ही गया है। मेन हमने सब डिस्कस जो करा डिसेबिलिटी के लिए, ये आपको जरूर देखना है अच्छे से। अगर मैं आपको वही बोल रहा था, कोई भी कैंडिडेट अगर चाहे तो वो जो है ओनली मेल कैंडिडेट, देखिए मैंने इस चीज़ को पहले आपको ऊपर बता दिया था कि मेल कैंडिडेट के लिए है बीआरओ में, बाकी डिपार्टमेंट में फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी इंडिया यानी भारत का होना या फिर नेपाल भूटान जैसे कंट्री का भी होना एक्सेप्ट होगा, लेकिन उनको बोला गया है कि अगर वो शिफ्ट हो गए थे 1960 के ईयर के समथिंग अराउंड जो है वो लोग परमानेंटली शिफ्ट हो गए इंडिया में, तो वो लोग अप्लाई करें इसको, बाकी लोग अप्लाई ना करें। बाकी इंडियन जो हैं अभी हमारे जितने भी इंडियन हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर कोई SC ST से है तो 5 साल का, OBC से 3 साल का, तो इस तरीके से आपका रिलैक्सेशन रहेगा। एक एक को डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी ही ज़्यादा जो है लेंथी है। हम मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट आपको सर्टिफिकेट का आगे दिख जाएगा नोटिफिकेशन में कि भाई आप अगर किसी कैटेगरी OBC EWS जैसे कैटेगरी से हैं तो आपको जो है कौन सा सर्टिफिकेट सबमिट करना है। यहाँ पे स्क्राइब को भी अलाउड किया जाएगा। डिसेबल कैंडिडेट अपने साथ जो है किसी स्क्राइब को ले जा सकता है। स्क्राइब मतलब होता है किसी दूसरे पर्सन को ले जा सकता है अगर since the posts are not identified suitable for person with blindness and BA, therefore facility of scribe and compensatory time will not be admissible to such candidate। यहाँ पर बता दिया गया है कि किस कैंडिडेट को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा और किसको स्क्राइब अलाउड किया जाएगा। स्क्राइब मतलब आपकी जगह कोई दूसरा कैंडिडेट या दूसरा पर्सन जो एग्ज़ाम लिखने वाला है, देने वाला है, जो कंप्यूटर पे हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी आपको जो है यहाँ पे लिमिटेशन होते हैं। यहाँ पे फॉर्म की फ़ीस की बात होगी अब, और अप्लाई कैसे करना है उसकी बात होगी। अप्लाई करने के लिए फ़ोटो सिग्नेचर रेडी रखिए, एक ID प्रूफ रेडी रखिए जो बता सके नेशनैलिटी को, लोकेलिटी को, ये आपका रहेगा। एड्रेस को बता सके जिससे वो आपका ID बताएगा, ID फ़ोटो साइन, और आपका जो है डिग्री जो है उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट जो है वो सब अपलोड करना पड़ेगा। बस इतना करेंगे आप तो आपका जो है फॉर्म, बाकी आप पर्सनल डिटेल सब कुछ भर के फॉर्म सबमिट होता है। फॉर्म की फीस 100 रुपये है। वुमेन कैंडिडेट और जो भी कैंडिडेट SC ST जैसे और डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट जितने भी हैं और जो कि एक्स सर्विस मैन है यानी कि आर्म्ड या फिर नेवी जैसे फोर्सेज में है पहले से और वो अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म को, तो उनके लिए फ़ीस बिल्कुल नहीं है। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट, मतलब आपको फ़ीस बिल्कुल पे नहीं करनी। फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। इसमें कोई ऐसा कुछ ऐसा चक्कर नहीं है कि आपको किसी दूसरे जगह जाके फॉर्म भरना है, कहीं नहीं जाना है आपको, घर में या किसी सिस्टम से अप्लाई करिए, फॉर्म भरिए, फीस जो है सबमिट करिए।
सेंटर एग्जाम के बता देता हूँ। आप अगर देखेंगे यहाँ पे सेंटर, तो यहाँ पे सेंटर होगा एक तो भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर, गया। ये जगहों पे एग्जाम होगा बिहार और उत्तर प्रदेश में। आप देख सकते हैं बिहार उत्तर प्रदेश से अगर आप देख रहे हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आप देखेंगे तो इन जगहों पर एग्जाम लिया जाएगा आपका। यहाँ पे ऑफिस भी लिखे हुए हैं एसएससी के, रीजनल डायरेक्टर ऑफिस कौन कौन से हैं एसएससी के। वहाँ पर कहाँ पर बोल रहा हूँ मैं, ये आपका यूपी में प्रयागराज में आपको दिख जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बालासोर और बहरामपुर और कुट्टक, भुवनेश्वर, कल्याणी, राउरकेला, सबलपुर और गंगटोक, कोलकाता, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर और ये बाकी जो लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। ये अंडमान एंड निकोबार, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में ये जगहें होंगी, वहाँ पर आपके सेंटर्स होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कर्नाटका का भी लिखा है, हर एक राज्य के लिखे हैं राज्य, और साथ में आपको सिटी कौन कौन से यहाँ पे एग्जाम हो रहा है वो आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पे। इसके अलावा कहीं एग्जाम नहीं होगा, इसके अलावा आप दूसरे जगह पे एग्जाम नहीं देने जाने वाले। स्कीम एग्जाम की बता देता हूँ। स्कीम आपका कंप्यूटर एग्जाम लिया जाएगा, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपका देख सकते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर पे एग्जाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, जिसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आपके मैक्सिमम मार्क्स 100 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क। जनरल अवेयरनेस में भी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क। पार्ट ए, अब देखिए ये इससे अलग हटके जो है सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट जो होगा उसके अंदर पार्ट रखे गए हैं। पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग आएगी, जिसमें सिविल एंड स्ट्रक्चरल आएगा, और या फिर आप जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का दे सकते हैं। ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। अगर आप सिविल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपने उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो आपको पार्ट 3 में ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना है, नहीं तो दूसरा। ये आपका पूरा 100 नंबर का रहेगा, मतलब कि आपके सिविल से रिलेटेड जो है सिविल इंजीनियरिंग में 100 नंबर से रहेगा, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाला रहेगा। आपको अपना वाला अटेम्प्ट करना है जो कि 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 40 मिनट उनको मिलेगी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी या किसी डिसेबिलिटी से आते हैं। पेपर 2 जो होगा उसमें भी आपके 3 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए जो रहेगा वो सिविल वालों को जो है अटेम्प्ट करना है, नहीं तो इलेक्ट्रिकल वाले अपना करेंगे, मैकेनिकल वाले अपना करेंगे। इसमें भी आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, मतलब कि 100 क्वेश्चंस आएंगे और 300 नंबर का पेपर है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा पूरा पेपर, जिससे कि आपको आसानी हो पेपर देने में। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिल रहा है तो उसमें 1 नंबर काटा जाएगा गलत आंसर पे। किसी क्वेश्चन में 1 नंबर मिल रहा है तो 0.33 के % लगभग जो है गलत आंसर पे मार्क काटा जाएगा। इस तरीके से मार्क कटने वाले हैं आपके। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। इस बात को दिमाग में जरूर रखिएगा कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं तो उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे। कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल, कैलकुलेटर। पेपर 2 जो पेपर 2 होगा आपका उसके लिए आप ले जा सकते हैं, कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, स्लाइड रूल ले जा सकते हैं, ये सारी चीजें ले जा सकते हैं पेपर के अंदर। लेकिन दे आर नॉट अलाउड सच यूजिंग एड्स ऑफ पेपर 1। पेपर 1 के अंदर आपको अलाउड नहीं होगा। आंसर की आपको बाद में मिलेगी फॉर्म, जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एसएससी आपको दे देगा। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन, जो आपके मार्क्स आएंगे इफ कंडक्टेड, अगर वो मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगेगा आपके मार्क्स को बताने में। नहीं, अगर वो एक ही शिफ्ट में हुआ है पूरा एग्जाम, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम रहे, जो कि होता नहीं है एसएससी के एग्जाम्स में, ज़्यादातर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो ऐसे में आपका नॉर्मलाइजेशन लगना कन्फर्म है, ये आप मान के चलिए। उसी के बेस पे जो है मेरिट बनता है। नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है, नोटिफिकेशन में मिल जाता है, नहीं तो आप जनरली देख सकते हैं, आपको एसएससी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, वहाँ पर भी होता है।
इंडिकेटिव सिलेबस आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस अलग अलग रहेगा। पेपर 1 का सबका सेम रहेगा, ये सब ये वाला पोर्शन जो रहेगा ये सबको सेम अटेम्प्ट करना है। लेकिन सिविल वालों में आप देखेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटेड, कोस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्विंग सॉयल्स, मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशंस इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सब सिर्फ सिविल वालों को अटेम्प्ट करना है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल वाला है तो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि पेपर 2 वाला बता रहा हूँ मैं आपको, पार्ट ए जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ये वाला रहेगा। सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब। अब मैकेनिकल में क्या रहेगा, मैकेनिकल में आपका अलग पोर्शन रहेगा। थर्मोडाइनमिक्स पूछा जा रहा है आपसे, आईसी इंजन पूछा जा रहा है, तो ये कुछ टॉपिक मैं बोल दे रहा हूँ आपको। स्टीम टरबाइंस पूछा जा रहा है, तो ये सब आपका आएगा। अब जो पेपर 2 था इस वो अलग है या अलग है, इस बात को समझिए। वहां तो थोड़ा बहुत पूछ लिया आपके फील्ड से, यहाँ पर जो है ज़्यादा पूछा जाने वाला है। यहाँ पर पूरा पेपर जो पेपर 2 रहेगा वो आपके ही फील्ड को टारगेटेड रहेगा, जिसमें सिविल के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटेड, इसको और डीप में कर दिया। इन्हीं टॉपिक्स को और खोल के अच्छे से आपको बताना है यहाँ पे। तो ये आपका सिलेबस है पूरा, आप देख सकते हैं। एक एक चीज़ को डिस्कस करना यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, आपका एडमिशन कैसे होगा, मतलब आपको जॉब कैसे मिलने आ रही है, उसी का प्रोसेस है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए एक ही चीज़ करनी है, एक अपना वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, जिससे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप वीडियो से समझ सकते हैं, जो वीडियो बना रखी है चैनल पे फेज़ 11 के फॉर्म फिलअप की, उसको देख के समझ सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको एक आईडी प्रूफ, मैंने आपको पहले ये सब चीज़ें बताई हैं अभी कि क्या क्या चाहिए होगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, तो बार बार डिस्कस करना जो है सही नहीं रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एग्जाम के बाद, जब आपका फाइनल मेरिट आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपके पेपर सारा कुछ चेक होगा। चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं। 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा जैसे सर्टिफिकेट्स आपसे मांगे जाएंगे फॉर्म भरते में भी, और आपको बाद में भी दिखाने पड़ेंगे सब। वहाँ पर ओरिजिनल दिखाने होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सारे जो पेपर होते हैं वो भी ओरिजिनल दिखाने होते हैं, साथ में उनका जो है फोटोकॉपी भी दिखानी पड़ती है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको बता देता हूँ, प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑन द वेबसाइट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। आप इस बात को समझिए, अभी आपको कोई पोस्ट नहीं चुननी। यहाँ पे कैंडिडेट का डाउट रहेगा, यार मेरे को जूनियर इंजीनियरिंग में, मैं सिविल से अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं अप्लाई करते हैं, मैं वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूं। तो इसमें आपको, या फिर डिपार्टमेंट, यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि पोस्ट और डिपार्टमेंट कैसे चुनेंगे आप। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक बार में फॉर्म भरना है, सिंगल टाइम में फॉर्म भर दीजिए, जो उसकी फीस है एक बार की भर दीजिए। आपको बाद में जाके फाइनल रिजल्ट से पहले, जब आपका रिजल्ट आना होगा, रिजल्ट से पहले आंसर की और सब कुछ देखने के बाद, रिजल्ट से पहले आपको बता दिया जाए, पूछ लिया जाएगा, आप अपना फॉर्म भर दीजिए, ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म भर दीजिए कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए और किस डिपार्टमेंट में चाहिए, ये आप बता दीजिए। उसके बाद हम अपना रिजल्ट जो है निकाल देंगे। इस तरीके से आपको बताया जाएगा। और अगर आप ऑप्शन नहीं चूज करेंगे तो आपकी जो है पोस्ट चली जाएगी, आपको वो जॉब नहीं मिल पाएगी, भले ही आपके आंसर की चेक करने के बाद कितने भी मार्क्स रहे हों। तो ये डाउट बहुत जेन्युइन है, जो क्लियर होना ही चाहिए कि भाई हम ऑप्शन तो भर दें, फॉर्म भरते में हम ऑप्शन भर दें तो आपको पक्का जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो नहीं पता, लेकिन रिजल्ट जब आएगा तो आपको बताया जाएगा, जो कट ऑफ रहेगी उससे आप चेक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं ऑप्शन वाला तो यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर, दोनों के अंदर 30% मार्क्स लाने अनरिजर्व वालों को। और रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं जो कि ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जैसे होते हैं, उसमें 25 लाइए परसेंट है। इस बात को समझिए, टोटल अगर पेपर जो है आपका मान के चलिए 300 नंबर का है, तो 300 नंबर में से ये नहीं बोला जा रहा कि 30% यानी कि 90 नंबर लाइए, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। 30% ऐसा ही बोला जा रहा है कि 300 में से आप 90 नंबर लाएंगे तो ये आपका 30% हो जाएगा, इससे ऊपर लाएंगे तो। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा सोच रहा है कि 300 में से 30 लाइए, तो ये तो नहीं है, परसेंट लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये बोला गया है कि मार्क्स जो भी पेपर 1 में स्कोर होंगे
उसकी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा कैटेगरी वाइज, जो कि पेपर 2 में अप्लाई होगा, अपीयर होगा। मतलब पेपर 1 जिसने पास करा है वही पेपर 2 में जाएगा, वो दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए, ये पूरा प्रोसेस है। पेपर 2 इज कंडक्टेड मल्टीपल शिफ्ट एंड फिक्स डिफरेंट कट ऑफ मार्क्स इन ईच पेपर ऑफ 1 एंड पेपर 2 टेकिंग इनटू कंसिडरेशन among others category wise vacancies and category wise number of candidate। फाइनल सिलेक्शन एंड एलोकेशन जो रहेगा ऑफिस का, दोनों पेपर के हिसाब से ही आपका देखा जाएगा कि आपको कौन सा ऑफिस देना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देना है। बाकी आप तो चूज कर ही लेंगे पोस्ट जब आपसे ऑप्शन वाला फॉर्म भराया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिए गए हैं जिससे कि आपको उतने मार्क्स ला के पेपर को पास करना है। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें आप इधर से देख सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस मतलब है, मान लीजिए टोटल पेपर हुआ 300 का और 300 में से एक से ज़्यादा कैंडिडेट के नंबर जो है वो आ गए 210, सेम नंबर आ गए। अब ऐसे में किसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा? तो मेरिट में ऊपर उसको रखा जाएगा जो कि टोटल मार्क्स जो पेपर 2 में आ रहे हैं, पेपर 2 में अगर कोई कैंडिडेट मार्क्स ज़्यादा ला रहा है, 210 जो है वो ओवरऑल मार्क्स है पेपर 2 और पेपर 1 के मिला के, और पेपर 2 के अंदर कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जो ज़्यादा नंबर लाएगा तो उसको मेरिट में लिस्ट में ऊपर लाया जाएगा। उसके बाद सेकंड चीज़ ये है, अगर वहाँ पे भी सेम होते हैं तो फिर डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी कि डेट ऑफ बर्थ वाइज कौन जो है बड़ा है उम्र में, उसको ऊपर रखा जाएगा। फिर भी अगर बराबर आते हैं कैंडिडेट्स तो ऐसे में जो है उनके नाम में अल्फाबेटिकली देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए उनमें एक का नाम अल्फाज है और एक का नाम जो है अतुल है, तो अतुल और अल्फाज, तो इसमें समझिए अल्फाज के लिए आया आपका AL और अतुल के लिए आया AT। तो तो अब अल्फाबेटिकली अल्फाज को ऊपर लिया जाएगा क्योंकि उसमें L जो है वो T से पहले आता है। तो इस तरीके से आपको जो है टाई केस सॉल्व करे जाते हैं, जिसमें अगर कैंडिडेट के बराबर नंबर भी आ जाए तो उनको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये एक्शन है कुछ। अगर आप एग्जाम सही से देते हैं पूरे प्रोसेस के साथ तो कुछ नहीं होगा, नहीं देते हैं तो उसमें आपको बोला जा रहा है, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम की जगह को छोड़ के चले जाते हैं बीच में ही बिना किसी को बताए, तो अनइन्फॉर्म्ड, तो इसमें आपको 2 साल का डिपार्टमेंट हो सकता है। डिपार्टमेंट मतलब आप 2 साल कहीं दूसरी जगह एग्जाम नहीं दे सकते, या आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे आपके लिए, तो ये सब हो सकते हैं। इसी तरीके से आप मिसबिहेविंग करेंगे तो 3 साल की सेम यही रहेगा। और अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं एग्ज़ाम के कंडक्शन को तो उसमें भी अलग रूल है। तो हर चीज़ के रूल हैं, तो आप इस चीज़ को फॉलो करें अच्छे से। ये इंस्ट्रक्शन है, आप इसको देख सकते हैं कि फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। बाकी मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, कुछ शायद डाउट नहीं रहा होगा। यहाँ पर फिजिकल लिमिटेशन अगर किसी को रहेंगी कि एग्ज़ाम नहीं लिख सकता कोई कैंडिडेट, तो वो अब देखिए यहाँ पर ऐसा होता है, सिर्फ डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को नहीं बोला है कि भाई वो जो है किसी स्क्राइब को यूज़ करे एग्जाम लिखने के लिए। दूसरा कैंडिडेट भी यूज़ कर सकता है कि भाई कोई लिमिटेशन है मेरी कि मैं एग्जाम को नहीं लिख सकता, तो वो इस सर्टिफिकेट को भरे और सबमिट करे, सिग्नेचर करा के सारे मेडिकल स्टाफ जो भी रहेंगे कि मेडिकल इशू की वजह से या किसी और इशू की वजह से, तो वो इस तरह से दूसरे पर्सन को ले सकता है अपने एग्जाम के लिए, चाहे वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो कैंडिडेट का, तो भी वो एग्जाम लिख सकता है। इस बात को समझिए। तो ये आपका डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट का फॉर्म है जो कि 40% से ज़्यादा दिखाती है कि आपके पास जो आपके अंदर डिसेबिलिटी है वो 40% से ज़्यादा है। ये स्क्राइब को यूज़ करने के लिए है। अब देखिए प्रोसीजर बता देता हूं मैं आपको। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है, बाकी आप वीडियो देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी बताया हुआ है कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। आप अपना डिटेल डालते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, फादर नेम, मदर नेम और एक आईडी का नंबर डाल देते हैं, तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फॉर्म भरने के लिए आपको बता दिया है क्या क्या चाहिए होगा। फिर उसके बाद आप इसको इस तरीके से फॉर्म भरेंगे। ये पूरा सारा कुछ दिखाया हुआ है एक एक चीज़ को यहाँ पर अच्छे से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। ये डिफेंस वाले कैंडिडेट अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट पहले उनको भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहे हो और आप यहाँ पे फॉर्म ऐसे ही भर देंगे। कोई सर्टिफिकेट लिया जाता है जो प्रूफ करे कि आप सही में जो है दूसरी जगह से काम कर रहे हैं और अभी यहाँ पर आकर जो है आप इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। ये SC/ST सर्टिफिकेट है। और
ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट रहेगा आपका। ये अलग अलग सारे नोटिफिकेशन में आपको मिल जाते हैं, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है। जॉब से रिलेटेड एक एक चीज वो नोटिफिकेशन में सारी क्लियर करी जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ। ऊपर वैसे मैंने आपको बता दिया था, अलग अलग थी। जैसे बीई करा है, बैचलर इन एजू बीई हो, बीई है, या फिर बीटेक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, AMIE है, BSc इंजीनियरिंग है, ME है, MTech है। ये सब जो एक्सेप्ट रहेगा आपका। बाकी आपने ऊपर देखा ही था पोस्ट के हिसाब से क्या क्या था। जैसे कि स्ट्रीम सब्जेक्ट जो था वो आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल था। फोटो आपकी इस तरीके की होनी चाहिए जो ऊपर यहाँ पे दिखाई गई है। मैं एक बार हाईलाइट करूँगा इस फोटो को। ये वाली फ़ोटो करेक्ट है, बाकी सारी रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है, ये जो नीचे आपको दिख रही है ये भी रॉन्ग है। और रॉन्ग क्यों है आपको वो फ़ोटो के साथ ऊपर लिखा भी हुआ है कि वो रॉन्ग क्यों है, तो इसमें आप समझ सकते हैं। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, उससे रिलेटेड बता दिया गया आपको। मेडिकल स्टैंडर्ड भी लिया जाएगा। देखिए मेडिकल भी यहाँ पे होगा एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ये फोर्स से रिलेटेड जो है यहाँ पे जॉब नहीं है, काम नहीं है वैसा। लेकिन उस कुछ चीज़ें हैं जो आपकी देखी जाएंगी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो चुका है। एक एक चीज़ को डिस्कस कर लिया गया है यहाँ पे इस जॉब के लिए। ये रजिस्ट्रेशन का लिंक है और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और साथ ही ये आप देखेंगे तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन जिसको पूरा डिस्कस कर लिया गया है एक ही बार में इस जॉब के लिए। आप जो है अब अभी से लेके 16 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्म को नहीं भरा जा सकता। तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं 2023 के अंदर, इस साल के अंदर। तो बस इतना ही था। मिलेंगे आपके साथ फिर कभी नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।